हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आइज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये यूपीएससी प्रीलिम्स जो रिवीजन हम लोग क्लास चला रहे हैं उसका इकोनॉमी का क्लास नंबर दूसरा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। तो उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेस ईयर क्या होता है दोस्तों? तो बेस ईयर जो होता है वो साल होता है जिसको हम लोग एक इंडेक्स के रूप में, रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं। बेस ईयर उस साल को चुनते हैं जिसमें कोई भी अनफोर्सिन सिचुएशन ना हो, मतलब नॉर्मल ईयर हो, जिसमें ना तो ज़्यादा महंगाई हो ना तो ज़्यादा आकस्मिक काल या फिर इमरजेंसी का सिचुएशन टाइप का हो, ठीक है। जैसे आपको जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, उसको हम लोग बेस ईयर कंसिडर करते हैं। उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग जो करंट जो आपका जो कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं जीडीपी या और भी सारा चीज़, वो उसमें बेस ईयर को ही कंसिडर करते हैं। फिर एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि आप जीडीपी निकाल लीजिए करंट प्राइस पे कितना चल रहा है, मतलब उस समय के मूल्य पे जीडीपी आप निकाल लो। मान लो अभी 2023 में मैगी का रेट मान लो 12 रुपया है, ठीक है, और 10 मैगी प्रोड्यूस हुआ, तो टोटल जीडीपी कितना हुआ अभी के हिसाब से? 120 रुपया। मान लीजिए बेस ईयर 2011-12 हम लोग बेस ईयर चुनते हैं। उस समय मैगी का रेट मान लो 8 रुपया था, तो 8 रुपये के हिसाब से 10 मैगी कप अभी निकालिए, ठीक है। उस समय के हिसाब से कितना भी जीडीपी रहा होगा कांस्टेंट प्राइस पे, तो आएगा 80 रुपया। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी एट करंट प्राइस। करंट प्राइस पे जीडीपी निकालिए, कितना है? 120, और उसको डिवाइड कीजिए जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब बेस ईयर का जो प्राइस है, तो कितना है? 80 रुपये आया। तो दोनों को जब डिवाइड कर दोगे 120/80, तो इसी को हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, ठीक है, राइट। और जीडीपी जो डिफ्लेटर है वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीना में जो है वो आता है। 1996 से लगातार हम लोग 3-3 महीना में ला रहे हैं, और 2 महीना के लैग पे आता है, मतलब जीडीपी कैलकुलेट करने में भी टाइम लगता है, तो इसीलिए 3-3 महीना में तो आता है। लेकिन मान लीजिए मार्च में आना था, ठीक है, मार्च में आएगा, ठीक है। उसके मान लीजिए मार्च में, फिर अप्रैल मई जून में आएगा, ठीक है, फिर जुलाई आएगा, सितंबर में आएगा। तो लेकिन जब मार्च वाला आएगा तो वो 2 महीना बाद आएगा, ठीक है, आएगा 3-3 महीने के इंटरवल पे ही, लेकिन 2 महीना के टाइम लैग के बाद आता है, क्योंकि डेटा कलेक्शन में टाइम लगता है। उसके बाद है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या होता है कि फाइनल जो वैल्यू है उसमें से इंटरमीडिएट वैल्यू निकाल लोगे तो उसको ग्रॉस वैल्यू आता है। जैसे मान लीजिए आपने जो है आटा ख़रीदा, और आटा से आपने बनाया क्या? मान लीजिए पिज़्ज़ा, ठीक है। आटा आपने ख़रीदा मान लीजिए 50 रुपये में, ठीक है, और पिज़्ज़ा बना रहे हैं 200 रुपये में। तो आपने कितना वैल्यू पिज़्ज़ा बना के आप बेच रहे हो, तो कितना वैल्यू आपने ऐड किया? तो फाइनल वैल्यू 200, उसमें से इंटरमीडिएट वैल्यू घटा दीजिए, जो मध्यवर्ती मूल्य है 50 रुपये, तो आपने कितना वैल्यू ऐड किया? 150 रुपये। इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू। तो जब हम लोग निकालते हैं बेस ईयर, तो बेस ईयर में हम लोग मूल्य रखते हैं 100 रुपया। 100 रुपये मतलब आर्बिट्ररी उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जीएनपी और जीडीपी को कैलकुलेशन ईजी हो, इसीलिए हम लोग जो है प्राइस इंडेक्स को चुनते हैं। जनरली 100 के मूल्य में देखते हैं कि उसमें 100 रुपये से कितना चेंज हुआ। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। देखो, डब्ल्यूपीआई से भी महंगाई निकलता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स को देखते हैं हम लोग, सर्विस को नहीं देखते हैं, और वो भी फिक्स क्वांटिटी के गुड्स को देखा जाता है। सीपीआई में गुड्स और सर्विस दोनों होता है, लेकिन ये भी फिक्स अमाउंट देखते हैं, फिक्स क्वांटिटी को, फिक्स चीज़ों को देखा जाता है कि उसमें महंगाई क्या है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? पूरे इकोनॉमी में जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ उसमें महंगाई कितना रेट चेंज हुआ वो देखा जाता है। इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो महंगाई नापने का अच्छा तरीका है, कि उसमें सारे जितने भी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं सारा चीज़ों को जो है वो देखा जाता है, ठीक है। अब देखो जीवीए तो हम लोग देख लिए क्या होता है, कितना वैल्यू ऐड हुआ, फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं जीवीए एट बेसिक प्राइस। तो जीवीए एट बेसिक प्राइस क्या होता है कि जीवीए आप फैक्टर कॉस्ट पे निकाल लीजिए। फैक्टर कॉस्ट मैंने बताया लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, कितना आपको लगा उसके आप जीवीए निकाल लीजिए, ठीक है। उसमें आप प्रोडक्शन टैक्स को जोड़िए कि कितना जो है प्रोडक्शन टैक्स आपका हुआ है प्रोड्यूस करने में, ठीक है। प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है? जो यूनिट पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने रूम का किराया दे रहे हैं, ठीक है, यार फैक्ट्री चला रहे हैं, तो जितना बिजली कंज्यूम, जितना आप सामान बनाएंगे उतना ज़्यादा बिजली कंज्यूम होगा, तो वो आप प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है कि जितना प्रोडक्ट यूज करोगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स भी लगेगा, और उतना उतना सब्सिडी भी आपको सरकार से मिलेगा। लेकिन प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है? वो प्रोडक्शन पे डिपेंड, वो मतलब पर यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कि जैसे मान लिया आपने रूम का किराया दे रहे हैं या फिर फैक्ट्री का किराया दे रहे हैं, तो भले फैक्ट्री में एक
सामान बनाइए या 100 सामान बनाइए, किराया तो वही लगेगा। तो प्रोडक्शन टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें आपको पर यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, मतलब कितना प्रोड्यूस करो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ओवरऑल पे डिपेंड होता है। तो जीबी एट बेसिक प्राइस जब निकालते हैं तो जीबी एट फैक्टर कॉस्ट में हम लोग प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाते हैं, तब हमको मिलता है जीबी एट बेसिक प्राइस। फिर जीबी एट बेसिक प्राइस पे ये आ गया क्या, देखो जीवीए निकालिए फैक्टर कॉस्ट पे, उस पर आप प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी को घटा दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जीवीए एट बेसिक प्राइस पे। फिर जब हम जीवीए एट मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो जीवीए एट बेसिक प्राइस में आप जोड़िए आप प्रोडक्ट टैक्सेस मतलब जो पर यूनिट पे लगता है, ठीक है, पर प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि जब हम जीबी एट बेसिक प्राइस निकालते हैं तो प्रोडक्शन टैक्स को देखते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी को देखते हैं, लेकिन जीबी एट मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तब हम प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी को देखते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो जब नेशनल इनकम निकाला जाता है दोस्तों तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टी होता है। क्या होता है, जैसे जो नॉन मोनेटाइज ट्रांजेक्शन है, जो पैसा से हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है, जो गाँव में होता है जैसे बार्टर सिस्टम के द्वारा, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, तो चूँकि उसमें कोई भी गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शन हो रहा है या सेल्स हो रहा है उसको पैसे में नहीं वस्तु विनिमय में देखा जाता है, सामान को एक्सचेंज अदला बदली करके, तो इसीलिए वो सारा चीज़ हम लोग जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं, नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। फिर उसी तरह से जो अनरिपोर्टेड इनकम है, इलीगल मनी है, ब्लैक मनी है, वो भी हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। फिर जो सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है लेकिन उसके पास हम उसका डेटा हमारे पास नहीं है, तो उसके कारण हमको नहीं पता चलता है उसका इनकम क्या है नेशनल इनकम में। फिर बहुत सारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, ठीक है, और हाउसवाइफ्स जो घर में महिलाएं काम करती है उसका भी मतलब जितना काम करे उसका भी हम लोग काउंट नहीं करते। जैसे हमारे घर में या सबके घर में लेडी जनरली खाना बनाती है, ठीक है, तो वो अगर वही लेडी अगर रेस्टोरेंट में काम करती है तो उसको सैलरी मिलता तो वो काउंट हो जाता है हमारे किस में, जीडीपी में। लेकिन वो महिला हम घर पे काम कर रही है तो उसके वर्थ को मॉनेटरी टर्म में जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो और बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर भी और हाउस वाइफ, मान लो कोई एक घर में एक मतलब होटल में कोई छोटू नाम का कोई लड़का काम कर रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में, तो उसके भी इनकम को जो है काउंट नेशनल इनकम अकाउंटिंग में नहीं किया जाता। तो ये डिफ़िकल्टी है कुछ नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। अब देखिए हाल ही में जीडीपी मेजरमेंट के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है। तो सरकार ने क्या किया है, जो बेस ईयर है दोस्तों उसको चेंज किया है। तो बेस ईयर को जो है हम लोग 2004-05 से 2011-12 तक चेंज करते हैं। बेस ईयर इसलिए चेंज करते हैं ताकि रियलिटी पता करें, नहीं तो 2004-05 में हम देखेंगे अगर जीडीपी उसके कंपेयर में अगर निकालते हैं अभी का जीडीपी तो फिर दिक्कत होता है, ठीक है, वो क्योंकि बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ, सेक्टर चेंज हुआ, प्रायोरिटी चेंज हो गया, इसीलिए। दूसरा हमने चेंज किया था कि जीडीपी जो है हम लोग पहले निकालते थे कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है, लेकिन जीडीपी अब हम लोग निकालते हैं किस पे, मार्केट प्राइस पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे जो है जीवीए निकालते थे, लेकिन अब जो है हम जीवीए सेक्टर का जो निकालते हैं, सेक्टर वाइज अलग अलग सेक्टर का, वो हम निकालते हैं दोस्तों किस पे, बेसिक प्राइस पे निकालते हैं। क्या होता है बेसिक प्राइस, क्या होता है फैक्टर कॉस्ट, हमने आपको बता दिया। फिर हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर को कम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं। उसके बाद हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का MCA 21 डेटाबेस यूज करते हैं। फिर हम लोग लोकल बॉडी और ऑटोनोमस जो संस्थाएं हैं उसका कवरेज भी हम लोग बढ़ा दिए हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ चेंज किया जीडीपी मेजरमेंट में हाल ही में। अब देखिए जीडीपी को लेके कुछ डिबेट होता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अधिक होगा, ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, आर्थिक विकास भी होगा, मतलब जीडीपी अगर आपका बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, इनकम का जो इक्वालिटी है वो होगा, आय का असमानता दूर होगा। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि जीडीपी में सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक उसको जो है देखते हैं क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कि कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बाकी चीज़ों को इसमें इग्नोर हम लोग करते हैं जीडीपी में। जैसे इसमें जेंडर डिस्पैरिटी को ध्यान नहीं कर दिया जाता है, मतलब वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ, मेल ने किया फीमेल ने किया, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्वांटिटी का हम लोग देखते हैं, इसीलिए हम लोग जेंडर डिस्पैरिटी को इसमें जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये जीडीपी को लेकर कुछ डिबेट है या कुछ उसका नुकसान है। उसी तरह से ये ग्रोथ का सस्टेनेबिलिटी को नहीं नापता है, मतलब कि ग्रोथ आपका लॉन्ग टर्म के लिए होगा वो नहीं नापेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोयला का उत्पादन बहुत ज़्यादा कर लिया, अब कोयला तो लिमिटेड है भाई, लेकिन आपका जीडीपी लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में दिखेगा कि बहुत बढ़ा हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में चूँकि आपने इन्वायरमेंट भी आपका पोल्यूट होगा और आपका एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, इसीलिए ग्रोथ आपका सस्टेनेबल नहीं होगा। लेकिन जीडीपी इसको मेजर जो है नहीं करता है कि जो आपका ग्रोथ हो रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है, वो इसको इग्नोर कर देता है कि ग्रोथ आपका सस्टेनेबल होगा, संधारणीय होगा, लंबे समय तक रहेगा कि नहीं रहेगा। उसी तरह से पुअर का जो कंडीशन है वो इंडिकेट नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारा इकोनॉमी तो 7 से 8% ग्रो कर
कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो भले आपका सामान महंगा क्यों ना हो, आपको जीडीपी बढ़ा हुआ दिखेगा। भले ही गरीब सफ़र क्यों ना हो, गरीब आप जीडीपी आपको मान लो अमीर लोगों के द्वारा या गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ तो वो बढ़ा हुआ दिखेगा। मतलब पुअर का कंडीशन जो है इंडिकेट नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग क्वांटिटी को देखते हैं कि कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ। भले वो मुंबई से प्रोड्यूस हुआ या नॉर्थ ईस्ट के कोई गरीब से घर से हुआ, वो सब आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, उसी तरह से इनकम का इनइक्वलिटी नहीं दिखेगा। ठीक है, चाहे गरीब प्रोड्यूस कर रहा है या अमीर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन इंडिया जो है उसमें हाई इनकम तो है लोगों के पास, वेल्थ का इनइक्वलिटी, आय का असमानता है। ठीक है, ऑक्सफैम का जो रिपोर्ट है, ऑक्सफैम का रिपोर्ट है वो ये बोलता है कि टॉप 1% पॉपुलेशन के पास लगभग आपका 40% जो है इनकम का आय, भारत का आय है। और भी बहुत सारा जो टेंजिबल चीज़, इनटेंजिबल चीज़ है, जो अमूर्त चीज़ है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं कि जीडीपी से कितना लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट हुआ, लीजर हुआ, वो सब नहीं प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मान लो एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, ये मान लो जो 100 रुपया इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया, वहीं एक पेंटर है जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया 100 रुपये का, तो सिगरेट बनाने वाली कंपनी 100 रुपये भी की, पेंटर भी 100 रुपये किया, दोनों को देखोगे तो जीडीपी सेम आ रहा है। लेकिन पेंटिंग करने से जो आनंद मिलेगा वो सिगरेट से बनाने वाली कंपनी को नहीं मिलेगा। तो लेकिन वो सब सारा चीज़ जो है, जो इनटेंजिबल चीज़ है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, वो जो है जीडीपी में काउंट नहीं होता है। अब देखो कौन कौन सा फैक्टर है जो नेशनल इनकम को प्रभावित करता है। तो जाहिर सा बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता अधिक होगा तो उस देश का आय अधिक होगा। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, अफगानिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम है तो वहाँ का आय कम है लोगों का। और वहीं अगर अमेरिका में देखोगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छा है, इंडिया का अच्छा है, तो वहाँ का इनकम अधिक है। फिर नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड करेगा नेशनल इनकम। ठीक है, अगर नेचुरल रिसोर्स आपके पास होगा तो हाई चांस है कि आपका जीडीपी भी अधिक होगा। ठीक है, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स होने से आप उसका अच्छे से उपभोग करेंगे। लैंड होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से गवर्नमेंट का पॉलिसी, लॉ, एफडीआई रेगुलेशन, ये सारा जो चीज़ है वो भी आपको नेशनल इनकम को प्रभावित करता है। उसी तरह से कैपिटल भी प्रभावित करता है, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी, ये सारा चीज़ जो है राष्ट्र आय को प्रभावित करता है। ग्रीन जीडीपी क्या होता है? देखिए, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो उसका इन्वायरमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जब हम इन्वायरमेंट के पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसको ध्यान में रख के जब हम लोग जीडीपी निकालते हैं तो उसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। ग्रीन जीडीपी मतलब होता है जो नॉर्मल जीडीपी आप निकाल रहे हो, वो उसमें से जब आप निकाल रहे हो तो उसके कारण कुछ इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ तो उसको आप घटा दीजिए। ठीक है, और इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ फिर उसको दोबारा ठीक करने में आपको कुछ खर्चा होगा तो उसको भी घटा दीजिए, तो उससे आएगा आपका ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी मतलब क्या हुआ? जीडीपी माइनस इन्वायरमेंट आपका जो डिग्रेड हुआ, क्षय हुआ, उसका वैल्यू कितना, और फिर उसको साफ़ सुथरा करने में, पोल्यूशन फ्री करने में कितना आपको खर्चा हुआ वो। तो जब इन दोनों को घटा दोगे जीडीपी से तो आपका ग्रीन जीडीपी हो जाएगा। अभी भारत सरकार जो है ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट लागू नहीं करता है। हालांकि पार्थोदास गुप्ता कमेटी ने सिफारिश दिया था कि भारत सरकार को ग्रीन जीडीपी लाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं भारत सरकार लाई है। उसके बाद देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसको सबसे पहले 1990 में UNDP जो है वो पब्लिश किया था। तो UNDP ने सबसे पहले जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया था 1990 में। ये रिपोर्ट पहला अटेम्प्ट था कि हम लोग डिफ़ाइन करें कि भाई वास्तव में विकास किसको कहते हैं, डेवलपमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किया जाता है और इसमें 3 डायमेंशन है और 4 इंडिकेटर है, मतलब 3 आयाम है और 4 उसके संकेतक है। 3 आयाम क्या क्या है? हेल्थ देखा जाता है, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में देखा जाता है क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका कितना जीवन प्रत्याशा होगा, कितना साल वो जीवित रहेगा, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बोलते हैं। उसके बाद एजुकेशन में 2 चीज़ को देखा जाता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एवरेज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितना उसका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है। और लिविंग स्टैंडर्ड तीसरा जो हमारा डायमेंशन, उसमें देखा जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति जो है सकल राष्ट्रीय आय कितना है वो देखा जाता है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है मैंने पहला क्लास में आपको बताया। तो तीनों को इंडिकेटर, तीनों जो है डायमेंशन का यूज करके और चारों इंडिकेटर का यूज करके जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP जो है वो लेके आता है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मतलब सकल खुशहाली सूचकांक, तो कोई व्यक्ति कितना खुशहाली है उसके लिए। तो इसके लिए जो है देखा जाता है 4 इंडिकेटर, 4 स्तंभ फोकस किया जाता है। पहला, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
ठीक है, सामाजिक आर्थिक जो विकास है वो कितना सस्टेनेबल है, संधारणीय और कितना इक्विटेबल है। फिर गुड गवर्नेंस को देखा जाता है, सुशासन को देखा जाता है। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण को देखा जाता है। और कल्चरल प्रमोशन। तो आपको याद रखना है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में 4 चीज़ों को देखा जाता है, 4 पिलर पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस लाने में कैसे कैसे टाइम लाइन्स हुआ, कब क्या आया, तो देखो 1975 में भूटान के जो राजा थे, ठीक है, जिग सिग्मे वांगचुक, उन्होंने इसका आइडिया विचार लेके आया था। फिर करंट जो है वर्सन कि अभी जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस डेवलप किया है, आइडिया तो इनका था लेकिन वो राजा का, लेकिन प्रेजेंट में जो वर्सन है, प्रेजेंट वर्सन, उसको डेवलप कौन किया, भूटान के जो सेंटर फॉर भूटान स्टडी उन्होंने किया 2010 में। फिर उसके बाद 2012 में यूनाइटेड नेशन ने रिजोल्यूशन लेकर आया कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को भी हम लोग एक डेवलपमेंट संकेतक के रूप में जो है इंडिकेटर के रूप में यूज़ करेंगे। अब जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लाया जाता है जिसमें 83 देश जो है वो उसके में इंडेक्स में आते हैं। 2023 में फिनलैंड जो है वो टॉप पे आया था और इंडिया 125वें स्थान पे था। धीरे धीरे 2083 में 83 देश थे, फिर वो बढ़ते बढ़ते गए और अभी बहुत सारे देश हैं। 2023 में जब इंडेक्स लाया गया तो फर्स्ट प्लेस पे फिनलैंड था और 125वें स्थान पे कौन था, हमारा प्यारा भारत था। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सांख्यिकी जो तंत्र है वो भारत का वो। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और जो हमारा कार्यक्रम मंत्रालय है ना, तो उसके अंदर 2 विंग आता है। एक को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल विंग, ठीक है, जिसमें एनएसओ आता है। पहले इसमें 2 था, एनएसएसओ और सीएसओ, दोनों मर्ज के जो है एनएसओ हो गया। और एक है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, ठीक है। तो जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है मॉस्पी का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, उसके अंदर 3 जो है डिवीज़न आते हैं। एक है 20 पॉइंट प्रोग्राम और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और तीसरा है एमपी लेड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो जो ये हमने देख लिया प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग के बारे में। अब देखते हैं जो हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो स्टैटिस्टिक्स विंग है इसका, मॉस्पी मंत्रालय का, उसके बारे में देखते हैं। तो मॉस्पी जो संस्था है दोस्तों, स्टैटिस्टिकल विंग, ठीक है, एनएसओ वो है, ठीक है। इसमें जो है मर्ज कर दिया गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को, ठीक है, कंप्यूटर सेंटर को और एनएसएसओ को। अब मर्ज के बन के क्या हो गया, एनएसओ बन गया। तो इसका क्या क्या जिम्मेदारी है करना, तो ये क्या करता है, जो सांख्यिकी के क्षेत्र में जो भी स्टैंडर्ड्स होता है, जो भी नॉर्म्स होता है, उसको ये प्रोवाइड करता है और मेंटेन करता है। उसके अलावा ये जो राष्ट्रीय नेशनल अकाउंट्स होता है, ठीक है, उसको वो प्रिपेयर भी करता है और उसको पब्लिश भी करता है। नेशनल प्रोडक्ट का क्या है, जो है भारत का आकलन रहेगा, कितना जीडीपी होगा, वो सारा चीज़ भी ये देखता है, ठीक है। उसके बाद ये जो विश्व के जो संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके साथ ये तालमेल भी बैठा के रखता है। उसके अलावा ये रिलीज करता है, याद रखना है आपको, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी लेके आता है कौन, आपका, ये उसको कंपाइल भी करता है, डेटा को कलेक्ट भी करता है और रिलीज भी करता है ये इंडेक्स को। उसके अलावा ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री भी जो है एनएसओ लेके आता है, ठीक है। फिर ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस लाने में, कास्ट सेंसस नहीं है, इकोनॉमिक सेंसस है, ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस को ऑर्गेनाइज भी करता है और उसको कंडक्ट भी करता है। इसके अलावा जो सामाजिक आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं उस पर ऑल इंडिया ये सर्वे भी, तो उसके बाद है ये रिलीज करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नंबर, ठीक है, और एनुअल जो महंगाई दर है उसको सीपीआई के हिसाब से वो जारी करता है। साथ ही साथ जो सोशियो इकोनॉमिक एरिया है उसमें ऑल इंडिया ये सर्वे करता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट सर्वे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, हाउसिंग कंडीशंस और इन्वायरमेंट कंडीशंस, ठीक है। अब देखिए जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, ठीक है, इसको रंगाराजन समिति जो था कमीशन 2005 के आयोग के सिफारिश पे जो है बनाया गया था, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल जो कमीशन, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं पार्ट टाइम मतलब फुल टाइम नहीं होता, जब ज़रूरत होता है तब चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। और इसमें 4 पार्ट टाइम जो है वो मेंबर्स होते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन होता है स्टैटिस्टिकल फील्ड में। जो नीति आयोग के सीईओ होते हैं वो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, मतलब पदेन सदस्य भी होते हैं। और इसका सेक्रेटरी कौन होता है, तो जो भारत के चीफ स्टैटिस्टिशियन है, ठीक है, वो इसके होते हैं क्या, सेक्रेटरी, सचिव, ठीक है। और वो सेम व्यक्ति जो है चीफ स्टैटिस्टिशियन होता है, वो मॉस्पी का सेक्रेटरी भी, सचिव भी होता है मॉस्पी मंत्रालय का। फंक्शन क्या काम करता है, तो जितना भी हो रहा है आपका क्या सांख्यिकी हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स हो रहा है, ठीक है, उसको वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है और देखता है कि सारा चीज़ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये खुद डेटा कलेक्ट नहीं करता है, बल्कि जो भी
डेटा को लागू करवाने का काम करता है, स्टैटिस्टिक्स को करवाने का काम करता है, खुद ये करता नहीं है बस, लेकिन सब हो रहा है, ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का ये काम करता है। साथ ही साथ जो स्टैटिस्टिकल प्रायोरिटी है, जो स्टैंडर्ड्स है, उसको ये इवॉल्व भी करता है, मॉनिटर भी करता है, उसको लागू भी करवाता है, और ये इंश्योर करता है कि जो अलग अलग एजेंसी है जो स्टैटिस्टिक्स कर रही है उसके बीच में समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, अब देखते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको आईआईपी भी बोलते हैं। ठीक है, आईआईपी यूज होता है क्यों? क्योंकि भारत इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। इसको लेके कौन आता है? तो याद रखना है, हर मंथ आता है, लेके आता है एनएसओ। देखिए जीडीपी का जो डेटा है वो 3-3 साल में आता है। ठीक है, लेकिन जो आईआईपी का डेटा आता है वो हर मंथ आपका आता है, और इसका बेस ईयर कितना है, आधार वर्ष कितना है? 2011-12 है। ठीक है, इसमें 3 सेक्टर को हम लोग जो है, तो 3 सेक्टर को जो है इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके आधार पे हम लोग निकालते हैं कितना प्रोडक्शन इंडस्ट्री का हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो वेट दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग का 77.63, माइनिंग को 14.37 और इलेक्ट्रिसिटी को 7.99, तो टोटल मिला के 100% हो जाता है। ठीक है, फिर एक होता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। ठीक है, इसको कौन लेके आता है? तो जो हमारा वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंदर में एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है DIPPT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। ठीक है, उसके अंदर एक कार्यालय आता है, ऑफिस आता है जिसका नाम है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो वो इसको लेके आता है। इसमें मात्र 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर को हम लोग देखते हैं, उसको कोर इंडस्ट्री बोला जाता है। तो कौन, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री को दिया गया है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को दिया गया है, उसके बाद स्टील को। तो आपको शुरू के 2 याद रखना है कि सबसे ज़्यादा रिफाइनरी को है, फिर इलेक्ट्रिसिटी को, सबसे कम फर्टिलाइजर को है। बाकी आपको पूरा कोर इंडस्ट्री याद रखना है कि रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। उसके बाद एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री कौन करता है? एनएसओ करता है, याद रखना है, एनुअल बेसिस पे, मतलब साल में एक बार करता है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ है इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। भारत में जो इंडस्ट्री का स्टैटिस्टिक्स है उसका मेन सोर्स आपका जो है वो कौन है? आपका एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री से किया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट्री एक्ट के अंदर मैक्सिमम जो इंडस्ट्री होते हैं, सभी इंडस्ट्री नहीं, मैक्सिमम जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर में मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री है उसको ये कवर करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री जो है वो आईआईपी और इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री से अधिक है, क्योंकि आईआईपी में 3 सेक्टर को कवर किया जाता है और कोर इंडस्ट्री में 8 इंडस्ट्री को कवर किया जाता है, लेकिन एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री कवर किया जाता है। इसीलिए इंडस्ट्री का जब हम लोग नापते हैं, निकालते हैं, सर्वे करते हैं, तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री जो है अच्छा इंडिकेटर है, जिसको एनएसओ जो है करता है आपको साल में एक बार। इसमें कुछ इंडस्ट्री को हम लोग कवर नहीं करते हैं, जैसे डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट वाली इंडस्ट्री को नहीं करेंगे, वाइल्ड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपोट को नहीं करते हैं, रेस्टोरेंट हो गया, होटल, कैफ़े, कंप्यूटर सर्विस, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री जब एनएसओ करता है तब। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उसमें जो देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें बस आपको याद रखना है गोल का कौन सा गोल क्या है। तो गोल नंबर 1 है वो गरीबी से रिलेटेड है कि नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं। गोल नंबर 2 है कोई भूखमरी नहीं, 0 हंगर। गोल नंबर 3 है अच्छा स्वास्थ्य और वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गोल 4 है अच्छा शिक्षा, गुणवत्ता वाला पूर्ण अच्छा शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। 5 है जेंडर इक्वालिटी। 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7 है अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, ऊर्जा से रिलेटेड है। 8 है इकोनॉमिक ग्रोथ और डिसेंट वर्क से रिलेटेड है। 9 जो है वो इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। 10 जो है असमानता को कम करना, उससे रिलेटेड है। फिर 11 जो है वो सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी से रिलेटेड है। 12 जो है वो जिम्मेदार पूर्ण उपभोग होना चाहिए, कंजम्पशन और उत्पादन, उससे रिलेटेड है। 13 जो है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु से रिलेटेड है। 14 लाइफ बिलो वाटर। 15 लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, 16 जो है वो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। और 17 जो है वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको 2015 में वो आया था, 2030 तक उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखिए 17वां जब सेशन हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 2015 में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जनरली 1 साल में मिलता है। ठीक है, तो उसका जब 17वां सेशन हुआ 2015 में, तो उसमें एक रिपोर्ट लाया गया, डॉक्यूमेंट लाया गया था जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडॉप्ट किया गया था। इसमें 17 डेवलपमेंट गोल थे और 169 इसमें टारगेट है। ठीक है, जिसको हम लोग 2030 में कंप्लीट करना है। ठीक है, और हर देश का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेशनल लेवल पे देखे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, भारत में मॉस्पी जो है ये देखता है कि उसके लिए वो लेके आता है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। कौन लेके आता है? मॉस्पी। और वो ये देखता है कि एसडीजी जो है उसका भारत में क्या प्रोग्रेस है, प्रगति क्या है। ठीक है, उसके लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है मॉस्पी लेके आया है। और नीति आयोग के पास जिम्मेदारी है कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन का। तो नीति आयोग ओवरऑल जिम्मेदारी लेता है कि एसडीजी सही से लग रहा है या नहीं लग रहा है, फिर उसके प्रोग्रेस को जो है मॉस्पी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क बना के क्या करता है,
देखता है, मेजर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मनी। तो देखो, मनी क्या होता है? मनी कोई भी वो चीज़ होता है जो जनरली एक्सेप्टेबल वैल्यू होता है भुगतान के साधन के रूप में। मनी का हम लोग समझ सकते हैं फॉलोइंग विशेषताओं से। कैसे? तो कोई भी चीज़ जो कॉमन कंसेंट मतलब आपसी सहमति से उसको स्वीकार कर लिया जाता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, या कोई भी चीज़ को परचेज करने में, या जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, उसको ट्रांसफ़र करने में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मनी। मनी वाइडली एक्सेप्टेबल होता है पेमेंट के लिए, गुड्स और सर्विस का, और सभी तरह के लेन देन के लिए। ठीक है, मनी जो होता है इसके क्वालिटी को और इसके क्वांटिटी को कोई व्यक्ति बार बार टेस्ट नहीं करता है, रिसीव कर लिया जाता है। जैसे आपको 10 रुपये मिला तो उसको आप चेक नहीं करोगे माइक्रोस्कोप से और भी चीज़ों से कि ये सही है या गलत है। मोटा मोटी ओवरऑल देख लोगे, हाँ गांधी जी का फ़ोटो है, साइन वाइन है, हाँ ठीक होगा। तो बार बार उसको स्पेशल टेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी का नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और ये एक्सेप्टेबल हो जाता है भले उसको कोई भी व्यक्ति दिया हो। ये नहीं पूछा जाता है कि फलाना आपने ये पैसा कहाँ से आया या फिर किसने आपको दिया। मैंने आपको 10 रुपये दिया, आपसे मैगी ख़रीदा, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। ठीक है, बिना रेफरेंस लिए जो है किसी व्यक्ति का संदर्भ लिए आप स्वीकार होता है। ये मनी का कुछ विशेषता है। मनी के उसके बाद कार्य के बारे में देखेंगे तो मनी का कार्य क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग अगले क्लास में करते हैं जो आज ही आपका आएगा।